आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी आज आप लोगों के सामने लेक्चर 6 लेके उपस्थित हुई हूँ। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सार्वगुणनखंड एंड सार्वगुणज मींस कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अभाज्य गुणनखंड कि कोई भी संख्या अगर हमें दी हुई है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आज हम देखेंगे। और फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा बाइनरी नंबर्स जिसे हम द्विआधारी नंबर भी बोलते हैं। और उसके बाद में होगा दशमलव संख्याएं जिसे डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कोई भी संख्या है उसको बाइनरी में कैसे लिखते हैं, उसको डेसिमल में तो जस्ट यूजुअली हम लिखते ही हैं और दोनों को आपस में कन्वर्ट भी करके हम देखेंगे। ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड में क्या है, देखो जैसे 4 के अगर हम गुणनखंड निकालते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ आप लोगों के सामने जिससे और अच्छे से जैसे अगर आपको किसी के भी ये गुणनखंड निकालने 4 के गुणनखंड निकालने हैं और फिर आपको 18 के गुणनखंड निकालने हैं। वैसे अगर 4 और 18 बहुत छोटी छोटी संख्याएं हैं तो अगर हम देखें तो 4 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। ठीक है, गुणनखंड कौन होते हैं आपको याद है ना कि हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था, जिस संख्या का उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा वही उसका गुणनखंड होगा। तो अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि 4 के गुणनखंड है 1, 2 और 4, इसका मतलब है कि 4 में 1 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 2 का भाग भी पूरा जाएगा और 4 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। मीन्स हमें याद रखना है कि गुणनखंड वही होते हैं जिनमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। तो वैसे अगर हम 18 का निकालें तो 18 के लिए हमारे पास ये संख्या आती है 1, 2, 3, 6, 9, 18। ठीक है, अब ये तो छोटी संख्याएं हैं और किसी के दिमाग में ये भी आएगा कि हाँ हम 18 का निकालेंगे कैसे, 4 का कैसे निकालेंगे। तो एक आपको हल्का सा आइडिया दे देती हूँ कि गुणनखंड निकालते कैसे हैं। पहले मैं ये बताती हूँ कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि सार्वगुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, देखो गुणनखंड निकालने का एक तरीका ये है कि जैसे 4 के गुणनखंड निकाल रहे हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई भी संख्या हमारे पास है तो उस संख्या का गुणनखंड 2 तो ऐसे गुणनखंड हैं जो आप हमेशा आंख बंद करके भी बोल सकते हो। अगर कोई भी संख्या दी है और उसके गुणनखंड पूछे तो 2 गुणनखंड तो आपको हमेशा याद आते हैं। एक तो एक नंबर, दूसरा वो संख्या खुद। एक तो एक नंबर, एक वो संख्या खुद, ये दोनों ही गुणनखंड सबके होते हैं। जैसे 4 के गुणनखंड है तो 4 के आप देखोगे एक तो 1 होगा और एक 4 होगा। अगर 18 के गुणनखंड देखते हैं तो एक तो 1 खुद होगा, एक तो 1 होगा और एक ही 18 खुद होगा। मीन्स 2 गुणनखंड तो यूनिवर्सल है, हमें पता होता है हमेशा कि एक तो 1 होगा, एक वो खुद संख्या होगी। अब देखो 4 के निकालते हैं तो इसका तरीका क्या है, मैंने 4 लिखा है यहाँ पे, इधर मैंने 2 लिखा। जैसे 4 का मुझे गुणनखंड निकालना है तो अब मैं क्या करूंगी, 2 का भाग दूंगी इसमें। अब नीचे इसके जस्ट नीचे हमें क्या लिखना होता है, इसका जो भागफल आता है वो लिखना होता है कि इसका भागफल कितना आ रहा है। तो 2 दूनी 4, तो मैंने 2 लिखा। फिर मैंने अब पता है कि 2 में किसका भाग जाता है, 2 का, तो मैंने दोबारा 2 लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे लाइन खींच के जो नीचे क्या लिखेंगे, 2 एकम 2। अगर 2 में 2 का भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है, 1। तो हमारे जो गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड हमेशा कैसे निकलेंगे, जैसे इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे। देखो एक तो जो यहाँ पे नीचे बच जाएगा वो होगा, एक जिसको हमने डिवाइड किया वो होगा, ये 4 हो गए। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो नंबर आया, अब यहाँ पे 2 2 बार आया तो 2 बार लिखने का जरूरत नहीं है, बस हमें एक बार पता होना चाहिए कि 2 उसका गुणनखंड है। तो ये चाहे कितनी भी बार आ जाए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ओके, तो हमने एक बार लिखा। अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखती हूँ तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 4। 4 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसके गुणनखंड कितना होंगे, 1, 4 और 2। ऐसे ही देखो 18 के निकालते हैं। 18 से शायद आप लोगों को, अगर एक बार हम दोबारा 18 के गुणनखंड निकाल के देखते हैं, अगर 18 के निकालें तो शायद आप लोगों को और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 18। ठीक है, अब 18 में आपको पता है कि किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, तो मैंने 2 का भाग दिया। 2 निमा 18, तो कितनी बार गया, 9 बार गया, तो इसलिए मैंने कितना लिखा, 9 लिखा यहाँ पे। अब 9 में 2 का भाग तो जाता नहीं है, 3 का भाग जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, 3 से भाग दिया। 3 3 9, तो मैंने 3 लिखा यहाँ पे। अब 3 में दोबारा 3 का ही दे सकते हैं, मैंने दोबारा 3 का दिया, तो कितना बच गया, 1। तो अब जब यहाँ पे 1 आ जाता है, इतने से खत्म हो गया, इसको छोड़ दो यहाँ पे, क्योंकि हम तब तक इसमें भाग देते रहते हैं जब हमारा शेषफल 1 नहीं आ जाता है।
तो जब शेषफल हमारा एक ये नीचे हमारा एक आ जाए तो इट मीन्स वहां पे हमें स्टॉप करना है, वहां पे टर्मिनेट कर देना है उसको। तो अगर इससे हम गुणनखंड निकालते हैं तो एक तो जो नीचे 1 है वो, एक जो संख्या खुद है वो आ गया। अब देखो यहाँ पे जो नंबर आते हैं ना, एक तो जो नंबर आए वो तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, 2 आया 2 लिखा मैंने, 3 आया मैंने 3 लिखा। अब इन दोनों से जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो कॉम्बिनेशन बनाने हैं। जैसे अगर 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2 3 जा 6, 6 है यहाँ पे नहीं है तो एक कॉम्बिनेशन 6 आ जाएगा। फिर 3 इनका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 3 3 9, फिर 3 जा 9, तो 9 लिखा मैंने पहले, नहीं लिखा, ये हो गया। अब कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, 3 को 2 से नहीं, कॉम्बिनेशन आ गया इसका, और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो ये मैंने सारे कॉम्बिनेशन बना के देखे, तो अभी इतना कितने फैक्टर्स आए हमारे पास, कितने गुणनखंड आए, 1 2 3 4 5 6, यही आ रहे हैं हमारे पास। इधर भी 6 गुणनखंड आ रहे हैं। तो आई थिंक आप लोग जब भी किसी के गुणनखंड निकालने हो तो आप ये वाला तरीका जो है वो बेस्ट है कि आप इससे निकालो, और फिर इस साइड में जो लेफ्ट साइड में आपके आते हैं, जो भी संख्याएं आती हैं, उन संख्याओं के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उतने कॉम्बिनेशन बना लो, वो भी सारे इसी के अंदर इंक्लूडेड हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे संख्या कौन सी है, 2 और 3 आ रही है, मैंने 2 और 3 को तो डायरेक्टली लिख लिया, लेकिन फिर मैंने देखा कि इधर कॉम्बिनेशन कौन कौन से बन रहे हैं, तो एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना। अब इसका और इसका बनाऊंगे तो सेम ही है, 2 और 3 का तो सेम ही है, जो क्योंकि यहाँ पे भी 3 और 2 का बन गया। दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने बताया 3 और 3 का, 3 को 3 का बनाया तो 3 3 9, इसलिए 9 इंक्लूड किया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना तो 6 बना, तो मैंने 6 को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, गुणनखंड में एक ही चीज, एक ही संख्या 2 बार लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता, बिकॉज हमें तो गुणनखंड पता करने हैं कि कौन सा गुणनखंड। जब पता चल गया कि 2 गुणनखंड है तो उसको रिपीट करने का क्या मतलब है। ओके, तो जब भी आप लोगों को गुणनखंड निकालने हो तो आप इस वाले मेथड से इजीली निकाल सकते हो। तो अब आते हैं हम सार्वग गुणनखंड पे कि सार्वग गुणनखंड क्या होते हैं। देखो अगर दो संख्या, जब भी सार्वग गुणनखंड निकालते हैं उसे सार्वग गुणनखंड भी बोलते हैं और उभयनिष्ठ गुणनखंड भी बोलते हैं, दो नाम है इसके। एक इसे सार्वग गुणनखंड बोलेंगे, एक इसे उभयनिष्ठ गुणनखंड भी बोलेंगे। तो सार्वग गुणनखंड का मतलब ये होता है कि अगर आपको दो नंबर दिए हैं, दो संख्याएं दी हैं, तो उनके कॉमन फैक्टर्स, कॉमन गुणनखंड कौन से हैं वो आपको बताने हैं, वो हमारे सार्वग गुणनखंड होंगे। देखो आप इसके नाम से देखो, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, इसका मतलब अगर हम इन दोनों के निकालते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा वही हमारा कॉमन फैक्टर होगा, वही हमारा सार्वग गुणनखंड होगा। तो 4 में देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो एक दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। दूसरा कौन सा नंबर है, 2, 2 दोनों में कॉमन है, यस ये दोनों में कॉमन है। और कोई चीज कॉमन है क्या, नहीं है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है गुणनखंड 1 और 2 4 और 18 के उभयनिष्ठ या सार्वग गुणनखंड हैं। तो आई थिंक आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी दो संख्या दी हुई है और हमसे पूछा जाता है कि उसके सार्वग गुणनखंड क्या होंगे या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं के सबसे पहले अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे और फिर उन दोनों में जो जो गुणनखंड कॉमन है दोनों में सिर्फ उनको लेंगे, जो कॉमन गुणनखंड होंगे वो हमारे सार्वग गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ये वाला क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट आता है सार्वगुणज, नहीं ओके, सार्वगुणज हम बाद में डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम करते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, देखो सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होते हैं, देखो दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वग गुणनखंड होता है। अगर कोई दो संख्याएं, जैसे यहाँ पे संख्या थी 4 और 18, इनमें कॉमन सार्वग गुणनखंड थे वो कितने थे, दो थे। एक तो एक है और एक तो एक है और एक दो है, जो कि इन दोनों में कॉमन है। तो कितने गुणनखंड कॉमन हो गए, दो गुणनखंड कॉमन हो गए। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है जिसके कॉमन फैक्टर जो हैं वो कितने हो, दो हो, कॉमन गुणनखंड कितने हो, सिर्फ एक, दो नहीं एक हो। ठीक है, वो होती है हमारी सहअभाज्य संख्याएं। इट मीन सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वग गुणनखंड होता है, वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं आपको विद एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे 4 और 15 है, तो हम क्या करते हैं, 4 के गुणनखंड निकालते हैं। 4 के गुणनखंड आप ऑलरेडी जानते हो, 1 2 और 4 है।
15 के नहीं पते तो 15 के हम एक बार निकाल लेते हैं यहाँ पे। सेम वही तरीका है हमारा। मैंने क्या किया, 3 से भाग दिया इसको, 3 पंजो 15। अब किसका जाएगा, सिर्फ 5 का जाएगा, अब 1 बच गया। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, एक ये संख्या खुद होगी, उसके बाद में एक 3 ले लेते हैं, एक यहाँ पे 5 है तो 5 ले लेते हैं, एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लें, 3 पंजो 15, 15 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ठीक है। 15 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 3 5 और 15। 1 3 5 और 15। अब इनमें देखो, इनमें कॉमन अगर हम इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन से गुणनखंड है, सिर्फ एक गुणनखंड कॉमन है, एक एक वाला, सिर्फ ये वाला गुणनखंड एक कॉमन है, बाकी सब अलग अलग है। तो ऐसी दो संख्याओं को हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। इन संख्याओं को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आप निकाल लोगे इसको। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है सार्वगुणज। सार्वगुणज, ये देखो, सार्वगुणज में हम क्या देखेंगे कि हम गुणज निकालेंगे। अभी तो हम गुणनखंड में देख रहे थे कि गुणनखंड में कितने कॉमन है, और जब हम गुणज के सार्वगुणज की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, गुणज में देखेंगे कि गुणज में कितने कॉमन है। और आपको पता है कि गुणज क्या होता है, अगर मैंने किया 4 × 5 इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे 4 है, ये मेरा क्या है, गुणनखंड। गुणनखंड 5 भी मेरा गुणनखंड है, बट जो 20 आता है वो क्या है, मेरा गुणज, वो मेरा गुणज है। तो अब हम गुणज की बात कर रहे हैं, पहले जो हम बात कर रहे थे वो गुणनखंड की बात कर रहे थे, अब हम गुणज की बात कर रहे हैं। तो ये बोलता है कि उभयनिष्ठ या सार्वगुणज कैसे निकालते हैं, वो दिया हुआ है। अब देखो 4 के गुणज निकालने, तो मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड जो होते हैं वो तो लिमिटेड होते हैं, वो तो परिमित होते हैं, बट जो गुणज होते हैं वो तो अनलिमिटेड होते हैं। अब 4 को किसी से भी गुणा करते जाओ वो उसके गुणज ही हो जाएंगे। जैसे मैंने 4 को 1 से किया तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 4 छीक 24, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 20। ऐसे आप कितना आगे तक जाते जाओगे, कितने भी आ जाएंगे आपके पास। ऐसे ही हम 6 के गुणज भी निकाल लेंगे। हमने क्या किया, 6 को आगे मल्टीप्लाई करते गए तो इसके आगे गुणज निकलते जाएंगे। अब हमें सार्वगुणज निकालने हैं इन दोनों संख्याओं से, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है। देखो इनमें कॉमन एक तो 12 है, 12 कॉमन है, फिर आता है 24, 24 कॉमन है, फिर हमारा 36 कॉमन है, 36 कॉमन है, और आगे भी बहुत सारे कॉमन हो जाएंगे। तो एक बार इनको लिख के देखते हैं, मे बी कोई सीक्वेंस निकल जाए। जैसे मैंने लिखा 12, फिर आया 24 तो मैंने फिर 24 लिखा, फिर आया 36 तो फिर यहाँ पे 36 भी लिखा। अब देखो, आप देख रहे हो कि 12 की टेबल चलती जा रही है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, मीन्स 12 की टेबल चल रही है। ठीक है, तो 4 और 6 दोनों के सार्वगुणज कौन से होंगे, ये आप 3 या 4 नंबर लिख के आगे डॉट डॉट लगा सकते हो। ठीक है, तो सार्वगुणज में भी वही होता है। सार्वगुणज में हम गुणज में देखते हैं कि गुणज में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और सार्वगुणनखंड में हम क्या करते हैं, जो उनके गुणनखंड निकालते हैं उन गुणनखंड में देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन से गुणनखंड है, वही हमारे सार्वगुणनखंड होंगे। दूसरा हमने पढ़ा था सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें जो सार्वगुणनखंड है वो सिर्फ एक होगा। अगर वो सिर्फ एक होगा तो उन दोनों संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। राइट, तो ये था हमारा। अब इसके कुछ गुणधर्म दिए हुए हैं, इसके कुछ नियम्स दिए हुए हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या उस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से। देखो यहाँ पे जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं इसमें क्या है, अगर हम ऐसे देखें तो ये बहुत अंडरस्टूड चीज है, लेकिन फिर भी हम लोगों को एक बार पढ़नी चाहिए। देखो मैंने क्या लिखा है, यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। ऑब्वियस सी बात है। इसने क्या कहा है कि मान लो अगर कोई संख्या है 15, अगर कोई संख्या है 15, इसका कहने का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर हमारे पास कोई संख्या है 15, ओके,
अगर वो विभाज्य है किससे, 3 से विभाज्य है। कोई ऐसी संख्या लिखते हैं जिसमें गुणनखंड कुछ ज्यादा आते हैं। हाँ 12 लेते हैं, जैसे एक संख्या है हमारे पास 12। ओके, अगर जो 12 है, अगर 12 से क्या विभाज्य है, 12 से विभाज्य है हमारा 6। 12 से कौन विभाजित, 6। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब 12 6 से विभाजित हो रही है, तो जो 6 के जितने भी गुणनखंड होंगे, 6 के जितने भी गुणनखंड होंगे उन सभी से भी 12 विभाजित होगी। 6 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। 6 के इतने गुणनखंड होंगे, 1 2 3 6। तो इसका मीनिंग, इस गुणधर्म का मीनिंग ये है कि अगर कोई संख्या किसी एक संख्या से विभाजित होती है, तो वो उस संख्या के जितने भी गुणनखंड होंगे उन गुणनखंड से भी विभाजित होगी। ये कंपल्सरी होता है। ठीक है, तो हम ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है, यदि कोई संख्या दो सहभाज्य संख्याओं से विभाजित हो तो वह उनके गुणनखंड से भी विभाजित होगी। जैसे देखो 60 है, सहभाज्य संख्या 3 और 5 से विभाजित है। जैसे 60 है, विद एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। जैसे 60 कोई संख्या है, वो क्या है, 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित होती है क्योंकि 3 का अगर हम इसमें भाग देते हैं तो कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 20 बार जाएगा। और 60 जो है वो 5 से भी विभाजित है, अगर मैं 5 से इसका भाग देती हूँ तो कितना जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 10, 12 बार। इट मीन्स जो 60 है वो 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है। और अगर हम देखें 3 और 5 ये दोनों आपस में कौन सी हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं हैं मीन्स इन दोनों में अगर हम गुणनखंड देखें तो कॉमन गुणनखंड जो है वो एक ही आता है, इसलिए ये दोनों संख्याएं क्या हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई संख्या दो दो सहअभाज्य संख्याओं से अगर विभाजित होती है तो वो उनके गुणनखंड से भी विभाजित होगी। तो क्या होगा, अगर ये 3 और 5 से विभाजित हो रही है तो ये 3 इंटू 5 से भी विभाजित होगी। तो ये इन दोनों सहविभाजित सहअभाज्य संख्याएं जो हैं इनका जो गुणनखंड आएगा उससे भी विभाजित होगी। मीन्स अगर हमारा 60 से देखो, अगर हमारा 60 डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 60 हमारा 5 से भी विभाजित हो रहा है, दोनों से अलग अलग हो रहा है बट ये दोनों ही सहभाज्य संख्याएं हैं। तो क्या होगा, जो 60 है वो 3 गुणा 5 इन दोनों के मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होगा। हो रहा है क्या, एक बार चेक तो कर लेते हैं। 3 पंजो 15, 15 30 73 चौको 60, 15 4 जा 60। तो ये इससे भी विभाजित है, तो ये यही बोल रहा है। ठीक है, ऊपर इसने बोला कि अगर कोई संख्या अगर किसी एक संख्या से विभाजित होती है तो उस संख्या के जितने भी गुणनखंड होंगे वो उन सब से भी विभाजित होगी। नेक्स्ट गुणधर्म में ये बोल रहा है कि अगर कोई संख्या दो सहअभाज्य संख्याओं से विभाजित हो रही है तो वो संख्या उन दो सहअभाज्य संख्याओं के गुणा से भी विभाजित होगी। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। हाँ, तो यही था। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, यदि दी हुई, एक मिनट में जॉइन करती हूँ। ये गुणधर्म है, इजी है बट आपको याद रखने बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इनके जो गुणधर्म है ना उनको याद रखना बहुत जरूरी होता है। अब याद रखना, यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाजित हो तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाजित होगा। ये बोल रहा है कि मान लो कोई दो संख्याएं हैं, विद एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको और अच्छे से समझ आएगा। अगर यहाँ पे कोई दो संख्याएं दी हुई है 16 और 20, 16 और 20 दो संख्याएं दी हुई हैं और वो क्या है 4 से विभाजित हो रही है। हमें पता है कि 16 है वो भी 4 से विभाजित होती है और 20 है वो भी 4 से विभाजित होती है। तो जब दोनों संख्याएं 4 से विभाजित हो रही हैं तो ये बोल रहे हैं कि इन संख्याओं का जो योग है 16 प्लस 20 वो उनका जो योग है वो भी 4 से विभाजित होगा। ठीक है, वो भी 4 से विभाजित होगा। वही बोल रहा है, एक बार पढ़ो इसके स्टेटमेंट को। यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाजित हो तो
वह उन संख्याओं का योग भी, तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा, का जो योग है वो भी इस संख्या से विभाज्य होगा। देखिए इससे होता है कि नहीं। 16 प्लस 20 कितना होगा? 36। 36/4, तो 4 नहीं 36, 4 9 जा 36, विभाजित हो रहा है। यही ये वाला गुणधर्म यही बोल रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट वाला। अब ये बोल रहा है यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाजित हो तो इन संख्याओं का अंतर भी, जैसे यहाँ पे बोला था कि अगर कोई दो संख्याएं दी हुई हैं और वो दोनों ही अगर किसी एक कॉमन संख्या से विभाजित हो रही है तो उनका जो योग है वो इस संख्या से विभाजित होगा। और इसमें बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो माइनस है, जो इन दोनों का जो माइनस है, सॉरी 20 माइनस, बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे तो 20 - 16 जो होगा, ये बोल रही है कि इन दोनों संख्याओं का जो माइनस है, जो अंतर है, वो भी उस संख्या से विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे 20, यहाँ पे 20 और 16 है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम 20 और 16 ही ले लेते हैं। जैसे 20 है वो भी 4 से डिवाइड हो रही है और 16 है वो भी 4 से डिवाइड हो रही है। अब इन दोनों का अंतर देखते हैं, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 20 - 16, 20 - 16 बटे 4, 20 - 16 कितना हुआ? 4, तो 4/4, 1, यस विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि उन दोनों संख्याओं का योग जो है वो उस संख्या से विभाजित भी होगा, और यहाँ पे बोल रहा है कि उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो उस संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखना। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट गुणधर्म पे, देखते हैं नेक्स्ट गुणधर्म क्या बोलते हैं। ये है अभाज्य गुण। ओह, इसमें आ गया हमारा, यस, वो जो सार्वक गुणनखंड और सार्वक गुणज जो थे वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। और उसमें जो भी गुणधर्म हमने पढ़े हैं वो गुणधर्म वैसे बहुत इजी हैं, लेकिन जस्ट उनको याद रखना आप लोग। एक बार विद एग्जांपल आप उसको 2-3 बार सोल्व कर लोगे तो वो आपको याद हो जाएंगे, बट एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं तो इसलिए वो याद रख लेना आप लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अभाज्य गुणनखंड, कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ओके, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड निकालना बताती हूँ कि अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं। अभाज्य गुणनखंड का भी सेम तरीका है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मैंने 980 का। ठीक है, 980 एक नंबर लिया है और उसका मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाला है। 980 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं बताऊं। सेम तरीका है जैसे हमने गुणनखंड निकाले थे ना, वैसे ही। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बताऊंगी। 980 है, अगर इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि किससे भाग जा रहा है। इसका 2 से जा रहा है, पता है कि लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगा इसका। तो 2 चौके 8, 2 निमा 18, 490। ठीक है, 2 से भाग दिया तो हमारा भागफल कितना आएगा? 490। मैंने 490 लिखा। अब दोबारा ये 2 से जा रहा है तो मैंने दोबारा 2 से दे दिया, तो कितना बार गया? 2 दूनी 4, 2 चौके 8, हाँ 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 पंजो 10। ओके, अब किससे जाएगा? अब हमारा यहाँ पे अगर 5 है तो हमारा सीधा का सीधा 5 से चला जाएगा। अब हम 5 से निकाल के देखते हैं। 5 चौके 20, 5 निम 45। ठीक है, अगर इस संख्या में 5 का भाग देते हैं तो हमारा भागफल कितना आएगा? 49। अब हम 49, हमें पता है कि 7 7 जा 49 होता है, तो 7 का ही डिवाइड कर दिया हमने। 7 7 जा 49, 7 7 49, तो मैंने 7 लिख दिया यहाँ पे। 7 यहाँ पे दोबारा आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। देखो, अगर हम 980 के गुणनखंड निकालते तो हम कैसे निकालते, मैं दोनों यहाँ पे करके बता रही हूँ, जैसे गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाओ। देखो, अगर हम 980 के गुणनखंड निकालते, मैंने आपको इसी तरीके से गुणनखंड निकालने बताए हैं, तो आपको मैं बताती हूँ कि अगर आप 980 के गुणनखंड निकालते तो कैसे निकालते। देखो, जैसे ये है गुणनखंड। ओके, अब गुणनखंड के लिए मैंने क्या तरीका बताया, 1 होगा और 980 खुद होगा। ठीक है, 980 खुद होगा। यहाँ पे कौन कौन सी संख्या है? 2 5 7, तो 2 भी होता है इसका गुणनखंड, 5 भी होता और 7 भी होता। फिर मैंने क्या बोला, इनका जितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो ले लो। 2 दूनी 4, 4 का कॉम्बिनेशन 4 आ जाता। फिर 5 और 2 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। 5 5 दूनी 10, 10 आ जाता। 7 पंजो 35, 35 आ जाता।
सातों सातों 49 ये आ जाता। इसके अलावा भी कोई गणना, 7 दूनी 14, 14 आ जाता। और कुछ आ रहा है? नहीं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसके मैंने क्या किया, 1 ले लिया और ये संख्या खुद ले ली, 1 ले लिया और ये संख्या खुद ले ली, ये दो गुणनखंड तो हो गए। उसके बाद में यहाँ पे जो संख्याएं हैं रिपीट हो रही हैं उसको छोड़ दो, रिपीटेशन में नहीं लेना है, सिर्फ दो बार है तो हम एक ही बार लेंगे, 2 लिया, फिर 5 लिया और फिर 7 लिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि इनके जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, हाँ, वो कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे देखा कि 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 4 आया, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर मैंने देखा कि 2 को 5 से गुणा किया तो कितना आया, 10 आया, 5 दूनी 10, तो मैंने 10 लिख दिया। 7 और 5 का कॉम्बिनेशन बनाया तो 7 पंजो 35, 35 लिख दिया। 7 7 का कॉम्बिनेशन, सातों सातों 49, 49 लिख दिया। अब 7 और 2 का कॉम्बिनेशन भी बना दिया तो 7 दूनी 14। तो अगर आप 980 के गुणनखंड देखोगे तो ये सभी 980 के गुणनखंड होंगे, इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम इसके गुणनखंड निकालने हो तो कैसे निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने का ये तरीका। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या निकालना है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने। अभाज्य 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 गुणनखंड में क्या आएगा, जो इसके गुणनखंड है ना वो सभी अभाज्य होने चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, ये हमारे 980 के अभाज्य गुणनखंड हैं। आप इसमें देखोगे 2 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, सारी की सारी संख्याएं अभाज्य हैं। वही तो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं आएंगी जैसी आ रही हैं हम वैसी की वैसी एज इट इज इसको लिख देंगे, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, तो ये होगा हमारा अभाज्य गुणनखंड। तो इस वाली स्लाइड में मैंने आपको गुणनखंड एक ही तरीके से गुणनखंड निकालना भी बताया है और उसी से मैंने अभाज्य गुणनखंड निकालना भी बताया है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना और आप इस चीज को अंडरस्टैंड करके इजीली इस चीज को निकाल सकते हो, और बहुत आसान तरीका है गुणनखंड निकालने का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा देखो यहाँ पे क्या किया है कि कुछ संख्याओं के गुणधर्म बताए हैं। वैसे यहाँ पे जो पूर्ण संख्याएं हैं, देखो जो पूर्ण संख्याएं हैं उनके गुणधर्म बताए हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्याएं तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं। क्या पढ़ा था पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में हमने पढ़ा था कि पूर्ण संख्याओं को हम W से डिनोट करते हैं, हम W से डिनोट करते हैं और वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, अनंत तक चलती हैं। वही होती है हमारी पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होंगी, 0 को इंक्लूड करती हैं। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको बार बार पढ़ने का मतलब नहीं है। नेक्स्ट आता है जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है संवर्त गुण। ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संवर्त गुण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तुम लोग समझ लो कि संवर्त गुण होता क्या है। देखो संवर्त गुण क्या होता है कि मान लो कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं हैं और अगर उन 2 पूर्ण संख्याओं का मैं योग करती हूँ, जोड़ करती हूँ, तो उनका जो योगफल आए वो भी पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर वो पूर्ण संख्या है तो ये संवर्त गुण है, अगर नहीं है, अगर वो पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, अगर वो पूर्णांक संख्या आ जाती है तो वो संवर्त गुण नहीं है। संवर्त गुण का मतलब होता है कि जब हम किसी 2 संख्याओं को जो कि एक पर्टिकुलर समूह से डिनोट करते हैं, अगर उन संख्याओं का हम योग करते हैं या फिर कोई भी क्रिया, कोई भी कैलकुलेशन उनके साथ करते हैं और उनका जो लास्ट प्रोडक्ट है, वो जो संख्या आ रही है, नई संख्या आ रही है, वो भी सेम ही समूह से अगर बिलोंग करती है तो वो संवर्त गुण है, अदरवाइज वो संवर्त गुण नहीं है। इसी चीज को एक बार पढ़ लो, 2 पूर्ण संख्याओं का योग, 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। ये वैसे हमें पता है कि 2 पूर्ण संख्याएं हैं कोई भी, अगर उनका हम योग करें, जैसे मान लो मेरे पास है 2 + 0, योग कितना आया 2,
2 भी पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या है, और जो इनका योग आया वो भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये इस पहली लाइन में इसने यही बोला कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं को जोड़ से पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याओं में ऐसा होता है कि जब आप दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ करते हो तो आपको पूर्ण संख्या ही मिलती है। इसीलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग के अंतर्गत संवर्त है। तो इसीलिए बोल रहा है कि पूर्ण संख्याओं का जो संग्रह है, जो उनका जो समुच्चय बना हुआ है, वो योग के अंतर्गत संवर्त है, कि जब उनकी संख्याओं का हम योग करते हैं ना, तो वो संवर्त ही रहता है। सिर्फ योग के लिए बोला इसने, योग के अंतर्गत संवर्त है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संवर्त गुण है, गुण कहलाता है। तो ये किसका कहलाता है? योग का, क्योंकि हमने यहाँ पे योग किया है। अब ये संवर्त गुण हम गुणा में भी ट्राई कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि गुणा में भी ऐसा होता है क्या। यही हम माइनस में भी कर सकते हैं, यही हम भाग में भी कर सकते हैं। तो जो संवर्त गुण है, यहां से आप लोगों को यह समझना है कि संवर्त गुण होता क्या है। संवर्त गुण का मतलब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। संवर्त गुण का मतलब है कि जब हम कुछ भी यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो दो संख्याएं हैं किसी एक समूह से, एक समुच्चय से बिलोंग करती हैं, तो जो इनका प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आता है, वो भी अगर इसी समुच्चय से बिलोंग करता है, अगर इसी समुच्चय का है, तब तो हम इसको बोलेंगे कि ये संवर्त गुण को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज वो संवर्त गुण नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा संवर्त। अब संवर्त गुण क्या होता है, किस किस पे लागू होता है, क्या होता है, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब हमने देखा कि जो योग करते हैं, एडिशन करते हैं, उसके ऊपर तो ये लागू होता है, लेकिन आगे हम ये भी देखेंगे कि योग पे तो होता है और माइनस पे होता है कि नहीं, मल्टीप्लाई पे होता है कि नहीं, डिवीजन पे होता है कि नहीं, वो भी हम आगे देखेंगे। एक टेबल बनाई है मैंने, उस टेबल के थ्रू आपको दिखाऊंगी कि ये संवर्त गुण किस किस के लिए एग्री करता है। ठीक है, बट आपको यहां से समझना है कि संवर्त गुण होता क्या है। अब आता है हमारा नेक्स्ट। देखो, संवर्त गुण में हम क्या करेंगे। हाँ, ये अभी जो हमारा जो अभी वो जो वहां पे जो गुण था, संवर्त गुण ही मुझे आप लोगों को बताना था, क्योंकि उससे रिलेटेड में मैंने काफी सारे क्वेश्चंस देखे थे। तो मैंने सोचा कि एक बार अकेला संवर्त गुण आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि संवर्त गुण होता क्या है। ठीक है, तो वो टॉपिक मैंने वहां पे डिस्कस किया। अब कुछ ये 3 अवयव होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम तत्समक अवयव बोलते हैं। ओके, इन तीनों को भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। देखो, जो तत्समक अवयव होते हैं ना, यस, तत्समक क्या होते हैं, ये होते हैं तत्समक अवयव। बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन। तत्समक अवयव योग के लिए भी होता है और गुणा के लिए भी होता है, सिर्फ 2 चीजों के लिए होता है। जो तत्समक अवयव होते हैं वो योग के लिए और गुणा के लिए, सिर्फ 2 चीजों के लिए होते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। तो जो योग के लिए होते हैं उनको योज्य तत्समक बोलते हैं, और जो गुणा के लिए होंगे उनको गुणज तत्समक बोलेंगे। ठीक है, जो योग के लिए होंगे उनको योज्य तत्समक, और जो गुणा के लिए होंगे, हाँ गुणा मैंने लिखा नहीं है, जो गुणा के लिए होंगे उनको गुणज तत्समक बोलते हैं। अब ये होते क्या है, सबसे पहले आप ये समझो। एक्चुअली योज्य तत्समक वो होता है ऐसा नंबर, ऐसी संख्या कि हम उसको किसी में भी ऐड करें तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें हम ऐड कर रहे हैं ना, वो संख्या एज इट इज आ जाएगी, उसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे 0 है, 0 है, अब 0 को किसी में भी ऐड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा। जैसे 0 है, 0 को मैंने मान लो 2 में ऐड किया, 2 + 0 आंसर आया 2। 5 में ऐड किया, 5 + 0 कितना आया 5। इट मीन्स 0 को आप किसी में भी ऐड कर दो, आंसर कितना आएगा, वो संख्या खुद ही आएगी, संख्या खुद ही आएगी। तो जो 0 होता है, इस 0 को हम बोलते हैं योज्य तत्समक। इसको हम क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक। किसको बोलेंगे, 0 को, बिकॉज 0 को किसी भी संख्या में ऐड करने से उस संख्या के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो 0 है वो हमारा क्या हुआ, योज्य तत्समक। इसकी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। गणित में किसी संख्या को जोड़ने पर
किसी संख्या को जोड़ने पर, मीन्स किसी संख्या को जोड़ने पर यदि परिणाम वही संख्या हो, यदि परिणाम वही संख्या हो तो उस संख्या को योज्य तत्समक कहा जाता है, तो उस संख्या को योज्य तत्समक कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो 0 है वो क्या हो जाएगा, जो 0 है हमारा वो योज्य तत्समक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया, वास्तविक संख्याओं के लिए 0 जो है ये योज्य तत्समक है, और किसी भी संख्या जैसे a है, अगर a में मैं 0 भी ऐड कर दूंगी या फिर 0 में a ऐड कर रही हूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, वो जो संख्या है वो खुद ही आ रही है, 0 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे तत्समक अव्यय। हमने अभी देखा कि योग के लिए जो तत्समक अव्यय था वो हम पढ़ चुके हैं। अभी हमारा है गुणन के लिए, तो जो गुणन के लिए होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गुणन तत्समक। तो गुणन तत्समक क्या होगा, कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम किसी से भी गुणा करें तो उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या एज इट इज आएगी। ठीक है, तो आप जानते हो ऐसी कोई संख्या को, आई थिंक आप सभी लोग जानते हो कि हमारे पास वो संख्या है 1। अगर हम 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर मैंने किया 2 × 1 कितना आता है 2, 4 × 1 4, 5 × 1 5, मीन्स हम किसी को भी 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कितना आएगा 2 ही वो जो संख्या है वो खुद ही आएगा, इस 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए 1 को हम क्या बोलते हैं, गुणन तत्समक, और 0 को हम बोलते हैं योग तत्समक, और 1 को बोलते हैं गुणन तत्समक। एक बार इसकी परिभाषा भी आप लोग देख लो। गणित में किसी संख्या को गुणा करने पर यदि परिणाम वही संख्या हो तो उस संख्या को गुणन तत्समक कहा जाता है। राइट, वही हमने डिस्कस किया। अब ये बोल रहे हैं इसके गुण क्या क्या हैं कि वास्तविक संख्याओं के लिए 1 गुणन तत्समक है। हाँ, हम यहाँ पे सिर्फ वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, हम काल्पनिक संख्याओं की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्याओं के लिए जो 1 है वो क्या है, हमारा गुणन तत्समक है। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि जो गुणन तत्समक है वो कौन है, उसके लिए आपके 1 आ जाए, 0 आ जाए, 2 3, उनमें से आपसे पूछे कि इनमें से आप निम्नलिखित में से बताओ कि आपका गुणन तत्समक कौन है। तो गुणन तत्समक कौन होता है, 1 होता है। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे करके भी बताया कि अगर हमने a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, a आएगा, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज है। तो ये था हमारा। अब आता है योज्य प्रतिलोम। जैसे हमारे तत्समक थे ना, वैसे ही एक होता है योज्य प्रतिलोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी एग्जाम में काफी बार पूछते हैं। इजी है, आप लोगों को बस एक बार देखना है, उसके बाद में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे। देखो, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि गणित में किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसे उस संख्या में जोड़ने पर परिणाम शून्य आता है। मीन्स अगर मैंने 5 में -5 ऐड किया तो वो क्या हो गया, 0। अगर मैंने 5 में कितना ऐड किया, मैंने ऐड किया है कितना, -5, तो ये कितना हो गया, 0। अगर मैंने 4 में ऐड किया कितना, -4, तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस तो माइनस होते हैं, तो 4 - 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसे उस संख्या में जोड़ने पर परिणाम शून्य आता है। वह संख्या है जिसे उस संख्या में जोड़ने पर परिणाम जो है वो शून्य होता है। तो हमारा जो -4 है वो क्या हो गया, योज्य प्रतिलोम हो गया। 4 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -4। और अगर हमारी संख्या जो है वो 4 नहीं है, अगर हमारे पास -4 दिया हुआ है, -4 है, आपसे पूछे कि -4 का, यहाँ पे मैं संख्या लिखती हूँ, आपके और डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं संख्या लिखती हूँ, ये तो हमारी संख्या है और ये योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है। ठीक है, योज्य प्रतिलोम है। जैसे मैंने लिखी संख्या 4, तो 4 में क्या जोड़ू मैं जिससे वो 0 हो जाए। 4 में अगर मैं -4 जोड़ूंगी तो वो 0 हो जाएगा, इसीलिए संख्या 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -4। अगर मैं -4 का पूछूं कि अगर संख्या दी हुई है आपके पास -4
और अब पूछते हैं कि अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो योज्य प्रतिलोम कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा। अगर -4 में मैं -4 ऐड कर दूंगी तो कितना हो जाएगा उसका आंसर तो -8 हो जाएगा। लेकिन योज्य प्रतिलोम तो क्या होता है, योज्य प्रतिलोम तो वो संख्या होती है कि किसी संख्या में उसे जोड़ने पर उसका जो परिणाम है वो हमें 0 मिल जाए। तो अगर -4 है, इट मीन्स सीधा सीधा रिजल्ट यही है कि जिस साइन की संख्या है उससे अपोजिट साइन का योज्य प्रतिलोम होगा। अगर 4 का पूछा है तो जो योज्य प्रतिलोम है वो -4 होगा। अगर -4 का पूछा है तो योज्य प्रतिलोम 4 होगा। मीन्स जिस संख्या का जो साइन है उसे जैसे अपोजिट साइन की वही वैल्यू जो होगी वो उसका योज्य प्रतिलोम होगी। जैसे ये किसी भी संख्या a के लिए उसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -a होगा, और -a के लिए उसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, a होगा। ठीक है, योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि उसका जो साइन है वो जस्ट अपोजिट कर दो। अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक कर दो, ऋणात्मक है तो धनात्मक कर दो। यही नियम होता है कि किसी संख्या में योज्य प्रतिलोम को ऐड किया तो परिणाम हमारे पास 0 आया। यही होता है योज्य प्रतिलोम की परिभाषा। तो आई थिंक आप लोगों को योज्य प्रतिलोम क्लियर हुआ होगा कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी यहाँ पे ये कुछ नियम्स है जो कि हम मैथ की जो भी कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन में ये जो नियम है ये काफी बार एग्जाम में मैंने इन नियम को छोड़ी है, बट मैंने इसको इसलिए ऐड किया कि बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको ये पता होना चाहिए, ये ऐसे नियम हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि मैथ की जो कैलकुलेशन करते हैं कभी प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो उन सब में ये जो नियम है ये कौन सी प्रक्रिया में लागू होते हैं, कौन सी प्रक्रिया में नहीं लागू होते, वो हमें बस यहाँ पे चेक करना होता है। जैसे आपको काफी बार एग्जाम में ऐसा दे देते हैं कि क्रम विनिमयता का नियम जो है वो यहाँ पे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब आपको उस नियम का पता ही नहीं होगा कि वो नियम क्या होता है तो आप कैसे पता कर पाओगे कि वो नियम उसके ऊपर लागू है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को नियम बता रही हूँ, अगर आप लोगों को नियम पता होंगे, जैसे मान लो ये आ गया क्रम विनिमयता, अगर क्रम विनिमयता का मतलब पता होगा तो आप फिर आगे सोच सकते हो कि वो लागू होता है कि नहीं। तो आपको नियम का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप कैसे उसको चेक करोगे। तो देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्रम विनिमयता मतलब अगर कोई भी संख्या है, अगर मैंने उसका क्रम चेंज कर दिया तो उसके परिणाम पे कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर उसके परिणाम पे क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो क्या है, क्रम विनिमयता है। जैसे अगर हम जोड़ते हैं तो मैं a में b जोड़ूं या b में a जोड़ूं, मैं 4 + 5 करूं या 5 + 4 करूं, आंसर तो क्या आना है, दोनों का ही 9 आना है। तो इनका अगर क्रम मैंने चेंज किया तो इसका जो परिणाम है उसके ऊपर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो जिस पे फर्क नहीं पड़ता है क्रम चेंज करने से उसको हम बोलते हैं क्रम विनिमयता। तो जोड़ में क्रम विनिमयता का नियम जो होता है वो लागू होता है। वही चीज हम गुणा के लिए देखते हैं, ये है जोड़ के लिए, जैसे ये अब है गुणा के लिए भी वही है। आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो या 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 5, दोनों का आंसर कितना आना है, 20, ये भी 20। तो इसके क्रम पे कोई फर्क पड़ा क्या? क्रम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए जोड़ और गुणा इन दोनों में ही क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। देखो एक बार इसकी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। गणित में क्रम विनिमयता एक ऐसा गुणधर्म है जिसमें दो संख्याओं पर किए गए किसी क्रिया जैसे जोड़, गुणा, भाग जो का परिणाम उनके क्रम को बदलने पर भी समान रहता है। क्रम बदलने पे भी उनका परिणाम जो है वो समान रहता है, क्रम से उसका जो परिणाम है वो बदलता नहीं है, उसे हम क्रम विनिमयता कहते हैं। ये दो दिया है कि इन दोनों में तो होता है, जोड़ में भी होता है और गुणा में भी होता है। आप देखोगे कि भाग में नहीं होता है और माइनस में भी नहीं होता है। कैसे नहीं होता, मैं आप लोगों को आपको बताती हूँ। जैसे मान लो मैंने किया 4 - 5, तो 4 - कितना होगा, -1, लेकिन मैंने इनका क्रम चेंज कर दिया, मैंने किया 5 - 4, तो आंसर कितना आया, 1। तो जैसे ही मैंने इनका क्रम चेंज किया तो
परिणाम चेंज हो गया। तो इसीलिए करण विनिमयता का नियम माइनस पे लागू नहीं होता है। वैसे ही डिवीजन पे भी नहीं होगा। भाग में देखो, अगर मैंने किया 4/5 तो आंसर कुछ अलग आएगा, 0.5840 आएगा। अगर मैंने किया 5/4, मान लो मैंने इनका क्रम चेंज कर दिया, इसको ऊपर ले गई, इसको नीचे लेके आ गई, मैंने किया 5/4, तो आंसर कितना हो गया? 1.2, 1.2 के अराउंड हो गया। इट मीन्स माइनस और डिवीजन, घटाने को क्या बोलते हैं? व्याकलन। व्याकलन में और इसके भाग में, इन दोनों में ही क्रम विनिमय जो नियम होता है ये लागू नहीं होता है। सिर्फ दो में लागू होता है, जोड़ में और गुणा के अंदर। ठीक है। जैसे लिखा, क्रम विनिमय जोड़ और गुणा जैसी प्रक्रियाओं के लिए लागू होता है, लेकिन घटाव और भाग जैसी क्रियाओं के लिए यह लागू नहीं होता है। तो आप लोगों ने एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ लिया है। आई थिंक अब क्रम विनिमय को भूलोगे नहीं, आई होप नहीं भूलोगे आप लोग। नेक्स्ट आता है सहचारिता का नियम। ये भी एक नियम है जो कि आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। देखो, सहचारिता के नियम में क्या होता है, इसमें होता है सहचारिता, जैसे इसके नाम से पढ़ो। देखो वो क्या था? कर्म विनिमयता, मतलब कर्म से रिलेटेड था हमारा। ये है सहचारिता। सहचारिता मतलब इन लोगों का ग्रुप से है कि किसके साथ आप ग्रुप कॉम्बिनेशन करते हो। जैसे जोड़ में मैंने किया, जैसे मैंने ए और बी का कॉम्बिनेशन किया, इन दोनों का ग्रुप बनाया और इन दोनों का ग्रुप बना के फिर सी में ऐड किया। इधर मैंने क्या किया? बी और सी का ग्रुप बनाया और फिर ए में ऐड किया, लेकिन इसके परिणाम में कोई अंतर आया? दोनों का आंसर सेम ही होगा। जैसे मैंने लिया है यहाँ पे 4 + 5 + 2। आगे दूसरा मैंने ले लिया, इनका क्रम चेंज कर दिया। मैंने क्या किया? 2 और 5 को ब्रैकेट में ले लिया। मैंने किया 4 + 5 + 2। 5 + 2 का मतलब होता है कि ये ब्रैकेट जहां पे आ गया, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर आगे वाले को सोल्व करेंगे। तो ये कितना आ गया? 4 + 7। 4 + 7 कितना हो गया? 11। और इधर इसका आंसर देखे तो इसका आंसर कितना आता है? 5 + 4 9, 9 + 2 11। इसका आंसर भी 11। तो यहाँ पे इसमें कुछ फर्क पड़ा? हमने किसका समूह किसके साथ किया, उसे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जोड़ के अंदर सहचारिता का नियम लागू होता है। वही चीज गुणा में भी है। गुणा में आप यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया? ए को बी से गुणा किया। पहले हम ए को बी से गुणा करते हैं, ए और बी की ग्रुपिंग की। ठीक है। ए और बी की ग्रुपिंग करके फिर हमने उसको सी से मल्टीप्लाई किया। और इधर क्या किया? ए को अकेले रखा और बी और सी की ग्रुपिंग कर दी। ठीक है। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर इनका सेम ही आएगा। आंसर इनका सेम ही आएगा। तो इसकी परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है? गणित में सहचारिता एक ऐसा गुणधर्म है जिसमें 3 या अधिक संख्याओं पर, 3 संख्या हो या अधिक संख्या हो, 3 या अधिक संख्याओं पर किए गए जोड़ या गुणा का परिणाम इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उन्हें कैसे समूहबद्ध किया गया है। कि इनका जो परिणाम है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि उनका समूह किसके साथ बांधा गया है, वो किसके साथ समूह में है, बस वो गुणा हो रहे हैं, उसका रिजल्ट उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो जो सहचारिता का नियम है ये किस पे डिपेंड, किस पे लागू होता है? ये भी जोड़ और गुणा पे लागू होता है, ये भी उन पे नहीं होता। माइनस और भाग पे न, घटाव और भाग दोनों पे ही नहीं होता है। ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं आगे? नेक्स्ट क्या बोला इसने? सहचारिता गुणधर्म केवल जोड़ और भाग, केवल जोड़ और गुणा, फिर केवल जोड़ और गुणा पे ही लागू होता है और किसी पे नहीं। जोड़ और गुणा जैसी क्रियाओं के लिए ही लागू होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सहचारिता। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है? यह संवर्त गुणधर्म। संवर्त गुणधर्म हम पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। आप लोग भूलोगे नहीं उस चीज को। मैंने क्या बताया था? संवर्त में यही बताया था कि अगर हम कोई भी 2 संख्याएं हैं, या नहीं आप लोगों को याद होगा, संवर्त गुणधर्म मैंने क्या बताया? यदि किसी संख्या समूह पर एक दी गई गणितीय क्रिया करते हैं को करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है वह भी उसी संख्या समूह का सदस्य होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संवर्त गुणधर्म। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ए और बी को अगर हम ऐड करते हैं,
ए और बी को अगर हम ऐड करते हैं तो जो इसका आंसर आएगा, अगर हमने ए प्लस बी किया और इज इक्वल्स टू आया हमारा सी, तो अगर ए हमारा क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, और ये भी अगर हमारा प्राकृत संख्या है, अगर ए हमारा प्राकृत है, बी हमारा प्राकृत है, तो सी भी हमारा प्राकृत होना चाहिए, तो सी भी हमारा प्राकृत संख्या ही होना चाहिए। मीन्स जिन दो संख्याओं के ऊपर कोई भी हम गणित की क्रिया कर रहे हैं, तो उन संख्याओं का जो समूह है, तो जो परिणाम में जो संख्या आती है उसका भी वही समूह होना चाहिए। अगर वही समूह है तो ये संवत गुणधर्म को फॉलो करती है, को उसको उस पर लागू होता है, अदरवाइज वो लागू नहीं होता है। तो ये जोड़ के लिए होता है, जोड़ के लिए जो संवत गुणधर्म है वो लागू होता है। क्योंकि देखो, अगर मैं 2 + 4 करती हूँ, 2 + 4 करती हूँ, 2 + 4 करती हूँ, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। ये भी प्राकृत संख्या, ये भी प्राकृत संख्या और ये भी प्राकृत संख्या। अगर मैंने, तो मतलब तीनों ही प्राकृत संख्या। अगर मैंने लिया -2 + 4, ये पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या, कितना हुआ 2, ये भी पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो जोड़ में ऐसा है कि जोड़ में आप कोई भी नंबर ले लो, जोड़ में आप कोई भी नंबर ले लो, तो वो संवत गुणधर्म को हमेशा फॉलो करेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि संवत गुणधर्म होता क्या है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक आपको याद होगा ही। नेक्स्ट आता है गुणा के लिए। गुणा के लिए भी जो संवत गुणधर्म है वो लागू होता है। ठीक है, गुणा के लिए भी जो संवत गुणधर्म है वो लागू होता है। किस किस के लिए, जोड़ के लिए और गुणा के लिए होता है, भाग के लिए भी नहीं होता और उसके लिए भी नहीं होता, घटाव के लिए भी नहीं होता है हमारा। ठीक है, कैसे नहीं होता वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी मैं इस चीज को दोबारा नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम पहले ही उसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये भी देखो, वही चीज लिखा है, संवत गुणधर्म केवल उन्हीं क्रियाओं के लिए लागू होता है जिनमें परिणाम हमेशा उसी संख्या समूह का सदस्य होता है। ठीक है, एक बार मैं जूम कर देती हूँ, आप लोग चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। संवत गुणधर्म केवल उन्हीं क्रियाओं के लिए लागू होता है जिनमें परिणाम हमेशा उसी संख्या समूह का सदस्य होता है। ठीक है, जोड़ और गुणा हमेशा वास्तविक संख्याओं के लिए संवर्त गुणधर्म का पालन करता है। यस, यहाँ पे जो भी गुणधर्म हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ वास्तविक संख्याओं के लिए करते हैं, काल्पनिक संख्याओं के लिए हमने कोई भी गुणधर्म डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि वो काल्पनिक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, फिर उन पे हम गुणधर्म कैसे लगाएंगे। घटाव और भाग केवल कुछ विशेष संख्या समूह के लिए संवर्त गुणधर्म का पालन करते हैं। देखो, आगे एक टेबल बनाई हुई है, उस टेबल में ये वाली चीज और आपको क्लियर हो जाएगी कि कुछ संख्या समूह ऐसे भी हैं जिसमें हम घटाव करें या भाग करें, माइनस करें या डिवीजन करें, तो उसमें ये जो है, वो जो समूह है, उस समूह में अगर हम ये करें, सब्ट्रैक्शन करें या डिवीजन करें, दोनों के लिए संवर्त होता है। ठीक है, वो उस टेबल से आपको पता चल जाएगा। जैसे ये वाली टेबल बनाई है, देखो मैंने इस टेबल को आप लोग अच्छे से देखोगे तो आप, हाँ देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने जो जोड़ के क्रियाएं होती हैं वो लिखी है, योग, व्याकलन, योग मतलब प्लस, व्याकलन माइनस, गुणन गुणा, और ये भाग वाला है हमारा। ठीक है, और यहाँ मैंने संख्याएं समूह लिखे हैं कि संख्याओं के कौन कौन से समूह है। प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 2 3 अनंत तक। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3, यही हमारी पूर्ण संख्या। फिर आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है हमारी, पूर्णांक संख्याएं हैं जो माइनस से शुरू होती है, -2 -1 0 1 2 इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट। ठीक है, फिर आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं में सभी आ जाते हैं, सिर्फ कौन सी परिमेय संख्याओं में, परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्णांक संख्या भी आती है, वास्तविक संख्या भी आती है। सिर्फ कौन सी संख्या नहीं आती, इसका पाई की वैल्यू जो होती है वो अपरिमेय होती है, ई की जो वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल, इसकी ये अपरिमेय होती है, √2 √3 √5 और √7। सिर्फ ये वाली जो संख्याएं होती हैं ये अपरिमेय होती हैं, बाकी सभी की सभी
परिमेय में आ जाती हैं हमारी। ठीक है, तो अगर हम प्राकृत संख्याओं का गुणा करते हैं, प्राकृत संख्याओं का योग करते हैं, इसका मतलब है कि हम योग करेंगे किसका? प्राकृत संख्याओं का। अगर हम प्राकृत संख्याओं का योग करते हैं तो वो संवर्त होगा। अगर हम पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं तो वो भी संवर्त होगा। मतलब आप देख रहे हो कि योग जो है वो तो चाहे किसी भी संख्या का करें वो संवर्त ही है। योग तो हम किसी भी संख्या का करें, किसी भी समूह का करें तो वो क्या रहता है? संवर्त ही रहता है। ठीक है, लेकिन और दूसरा गुणन, जैसे योग हो गया हमारा, अब दूसरा आता है गुणन। गुणन में भी आप देखोगे कि किसी भी संख्या का समूह हो जो जब हम गुणन करते हैं तो वो सभी के लिए संवर्त रहता है। ठीक है, इट मीन्स योग और गुणन, योग और गुणन आपको देखना ही नहीं है कि कौन सा समुच्चय है, बस आप ये टिक कर सकते हो कि वो संवर्त होता है। लेकिन इन दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज इनमें तो पता है कि सभी समूह में ये संवर्त होते हैं। एग्जामिनर अगर देगा तो इन दोनों में से दे सकता है, व्याकलन में से और गुणन में से, इनमें से दे सकता है। क्योंकि व्याकलन अगर जब हम माइनस वाला करते हैं, अगर प्राकृत संख्याओं का माइनस करते हैं तो वो संवर्त नहीं होता है। अगर हम पूर्ण संख्याओं का व्याकलन करते हैं तो वो भी संवर्त नहीं होता है। लेकिन अगर हम पूर्णांक संख्याओं का व्याकलन करते हैं तो वो संवर्त होता है। और अगर हम परिमेय संख्याओं का संकलन करते हैं तो वो भी संवर्त होता है, बिकॉज पूर्णांक संख्याएं भी तो परिमेय संख्या में आती हैं, पूर्णांक संख्याएं भी तो परिमेय संख्या में आती हैं। ठीक है, इसीलिए व्याकलन में संवर्त किस किस में होगा? अगर पूर्णांक संख्याओं का व्याकलन करें या फिर परिमेय संख्याओं का करें तो वो संवर्त होगा। ठीक है, अब आता है गुणन हो गया, अब भाग आता है। भाग में भी आप देखोगे कि भाग में प्राकृत संख्याओं में भी संवर्त नहीं होता है। अगर पूर्ण संख्याओं का भी हम भाग करें तब उसमें भी संवर्त नहीं होता है। अगर पूर्णांक संख्याओं का करें तो उसमें भी संवर्त नहीं होता है। लेकिन परिमेय संख्याओं में संवर्त होता है, बस जीरो को छोड़ के। परिमेय संख्या में संवर्त होता है बट नॉट फॉर जीरो, जस्ट जीरो को छोड़ना होता है परिमेय संख्या में। ठीक है, तो ये जो टेबल है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। इसमें से एक क्वेश्चन 100%, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। और इसमें से व्याकलन और उसमें भाग, जो माइनस है और जो डिवीजन वाला है, इन दोनों में से क्वेश्चन आने के थोड़ी ज्यादा चांसेस हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब आता है, देखो अभी क्या है कि जो संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं जो हैं उनके ऊपर कुछ क्रिया, कुछ ऑपरेशंस करेंगे। वो ऑपरेशन वैसे तो आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहूंगी। जैसे ये देखो, योग पर गुणन का वितरण गुणधर्म, कौन सा गुणधर्म है? इसको नाम को पढ़ो, नाम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। योग पर गुणन का वितरण, या योग पर गुणन का वितरण। हमने योग लिया है और योग के ऊपर किसका वितरण लगाया है? ए का वितरण लगाया है। ठीक है, योग पर किसका वितरण लगाया है? ए का वितरण लगाया है। मीन्स ए गुणा बी प्लस सी, ए को गुणा किया है किससे? किसी का योग हो रहा है, उसको हमने गुणा किया है ए से। तो वो कैसे गुणा होगा, उसको कैसे खोलेंगे? हम ए को पहले गुणा करेंगे बी से, ए गुणा बी, फिर ये प्लस आएगा, फिर ए गुणा सी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? योग पर गुणन का वितरण, योग पर गुणन का वितरण। यही चीज हमने परिभाषा में लिखी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो गुणधर्म है आप इस एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो कंपैरेटिवली इस परिभाषा से। पहले आप इसको देखो। ठीक है, अब हम परिभाषा पढ़ते हैं। क्या लिखा है? गुणा का वितरण गुणधर्म यह बताता है कि यदि किसी संख्या का चर को दो या अधिक संख्याओं के योग से, यदि किसी संख्या के चर को दो या दो से अधिक संख्याओं के योग से गुणा किया जाए, उनके योग से गुणा किया जाए, तो वह संख्या
हर संख्या से गुणा की जाती है, तो वह संख्या हर संख्या से गुणा की जाती है। एक बार इससे गुणा हुई, फिर प्लस होके फिर एक बार इससे गुणा हुई, और फिर उन गुणों का योग किया जाता है, फिर उन गुणों का योग किया जाता है। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो आप इसका ये रूप देख लो, तो फिर आपको परिभाषा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अभी इसी से मिलता जुलता हुआ आएगा गुणा पर योग का वितरण, गुणा पर योग का वितरण। ठीक है, देखो इसका जो नेक्स्ट ऑपरेशन है ये यही है, गुणन पर योग का वितरण। गुणन पर योग का वितरण, इसका जो गुणधर्म है वो आप नाम से पढ़ोगे, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, नाम से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है वहां पे। ठीक है, गुणन पर, तो गुणन पर योग का वितरण, गुणन पर योग का वितरण कैसे होगा? ए को पहले सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस आएगा, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? ए को पहले सी से गुणा करेंगे, आ कर लिया, फिर प्लस आया, फिर ये प्लस आ गया, फिर हम बी को सी से गुणा करेंगे, फिर हम बी को सी से गुणा करेंगे। ये हो गया गुणन पर योग का वितरण। वितरण तो हम इसका कर रहे हैं ना, अब इसकी परिभाषा भी पढ़ लें। गुणन पर योग का वितरण गुणधर्म यह बताता है कि यदि किसी संख्या का गुणा, किसी संख्या का गुणा दो या अधिक संख्याओं के योग से किया जाए तो वह संख्या, दो या दो संख्याओं के योग से किया जाए तो वह संख्या हर संख्या के साथ अलग अलग गुणा की जाएगी, तो वह संख्या हर संख्या के साथ अलग अलग गुणा की जाएगी और फिर उनका योग लिया जाएगा, और फिर उनका क्या किया जाएगा? योग लिया जाएगा। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है, और गणितीय रूप में हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। आप इसका गणितीय रूप देख लो, आपको परिभाषा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। वैसे परिभाषा आपको समझने की जरूरत में नहीं है, क्योंकि परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपको ऐसा वाला देख के आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा गुणधर्म है। अगर ये दिया हुआ है, ये गणितीय रूप दिया हुआ है और आपसे पूछे ये कौन सा गुणधर्म है आप बताओ, तो आप बता सकते हो कि गुणन पर योग का वितरण, गुणन पर योग का वितरण। ठीक है, सिर्फ समझने की जरूरत है यहाँ पे, बाकी कुछ याद करने वाला नहीं है। अब आते हैं हमारी बाइनरी नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनको हम बाइनरी नंबर भी बोलते हैं और द्विआधारी नंबर। एक बार स्लाइड छोटी करके दिखाती हूँ आपको, देखो इनको हम द्विआधारी या बाइनरी संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, द्विआधारी या बाइनरी संख्याएं भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इन संख्याओं में सिर्फ 0 और 1, हम क्या करते हैं, सिर्फ 0 और 1 काम में लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, 0 और 1 से ही सारी के सारी संख्याएं रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने एक बार पहले भी हमने पढ़ा है, हमने पहले भी बाइनरी नंबर्स को डिस्कस किया है, बट वहां पे हमने सिर्फ ये बताया कि बाइनरी नंबर्स में सिर्फ 0 और 1 दो ही डिजिट होती हैं, दो ही अंक होते हैं। उन दो अंक को यूज करके हम पूरी कैलकुलेशन, जितने भी मैथ्स की कैलकुलेशन होती है वो सारी कैलकुलेशन सिर्फ 2 अंक से कर लेते हैं। वही जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, दशमलव नंबर्स जो होते हैं, उनमें हम पूरी कैलकुलेशन करने के लिए हम 10 अंक काम में लेते हैं, 1 से 9 तक और एक 0, 10 अंक काम में लेते हैं। वही बाइनरी संख्या में क्या होता है, सिर्फ 2 अंक काम में लेते हैं, 0 और 1, 0 और 1 सिर्फ 2 अंक काम में लेते हैं, और इन 2 अंक से पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे इन्होंने लिखा है कि 13 है, 13 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1101, 1101, ये 13 को लिखते हैं। ऐसे हम देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि 13 को 1101 कैसे लिखा। इसके लिए आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताते हो, इससे शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है। तो आप मेरे साथ एक बार देखो, आपको ये ट्रिक हमेशा याद आने वाली है। देखो, जब भी आपको बाइनरी नंबर लिखने हो तो आप क्या लिखोगे, राइट साइड से लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, राइट साइड में क्या लिखोगे, 1, फिर 2, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करते रहो इनको। 1 लिखा, फिर 2, फिर 4 और फिर 8। ठीक है, आगे लिखने की जरूरत पड़ी तो हम 8 को दोबारा 2 से गुणा करेंगे तो 16, 16 को दोबारा 2 से किया तो 32। मतलब ऐसे आगे आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ 8 तक की जरूरत है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, 8 तक ही करेंगे।
मैंने क्या लिखा, 1 1 लिखा, 1 को मैंने 2 से गुणा किया तो 2 आ गया, 2 को मैंने दोबारा 2 से गुणा किया तो 4 आ गया, 4 को मैंने 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 8 आ गया, ये 8 आ गया। अभी अगर मुझे लिखना है 1, 0 तो आपको पता है बाइनरी में 0 तो 0 लिख देंगे, 1 को भी 1 लिख देंगे। अब अगर हमें 2 लिखना है बाइनरी में, अगर हमें 2 लिखना है तो आप 2 को कैसे लिखोगे, देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है तो बाकी सबको 0 कर दो। 1 लिखना है, नहीं लिखना, 2 लिखना है, हाँ लिखना है तो इसके नीचे 1 करो, और भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना। तो बाइनरी में हम 2 पता है कैसे लिखेंगे, 0 0 1 0, 0 0 1 0। अगर बाइनरी में आपने लिखा है, अगर ये समूह पूरा लिखा है 0 0 1 0, तो इसका मीनिंग है 2, इसकी वैल्यू कितनी है, 2। जैसे यहाँ पे 13 है, 13 की वैल्यू 1101 है ना, हम यहाँ से देखते हैं। पहले, इससे पहले मैं एक दो चीजें और बताती हूँ। मान लो आपको 4 लिखना है तो 4 के लिए तो सिंपल, आप क्या करोगे, इसको भी 0 बना दोगे, इसको भी 0 बनाया, 4 के नीचे आप क्या करोगे, 1 किया, क्योंकि 1 तो हमें लिखना, 4 तो हमें लिखना है, तो 4 के नीचे 1 किया। 8 लिखना है, नहीं लिखना, तो 8 को 0 किया। तो 4 को हमने कैसे लिखा बाइनरी में, 0 1 0 0। 4 को कैसे लिखा, 0 1 0 0। अब अगर मुझे 5 लिखना हो, मुझे अगर 5 लिखना है, क्योंकि 5 तो यहाँ पे है नहीं, 5 तो यहाँ पे है नहीं, और मुझे 5 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, बट हमें ये तो पता है कि 4 + 1 5 होता है, 4 + 1 5 होता है, तो हम इन दोनों के नीचे 1 कर देंगे, 1 के नीचे और 4 के नीचे, बाकी इन दोनों को 0 कर देंगे। तो हम 5 को कैसे लिखेंगे, 0 1 0 1, 0 1 0 1, ये हमारा 5 हो गया। अब अगर हमें 6 को लिखना है, 6 भी यहाँ पे नहीं है तो नहीं, बट हमें ये भी पता है कि 4 + 2 6 होता है, 4 + 2 6 होता है। तो मैं क्या करूंगी, 4 के नीचे 1 लिखूं और 2 के नीचे 1 लिखूंगी, बाकी सबको 0 कर दूंगी। तो आप 6 को भी लिख लोगे, कैसे लिखोगे 6 को, 0 1 1 0, 0 1 1 0, लिख लिया। आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक को लगा के आप बाइनरी में किसी भी नंबर को लिख सकते हो। आप इस ट्रिक को लगा के बाइनरी में किसी भी नंबर को लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे आते हैं, हमें क्या लिखना है, 13 लिखना है। तो एक बार मैं पूरा मिटा दूंगी, हमें कितना लिखना है, 13। 13 इसमें है, नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं इसमें कि किसको किससे ऐड करें कि हमारा 13 आ जाए। तो मैंने किया 8 + 4, 8 + 4 कितना होता है, 12, 12 और 1 13, ये दोनों ऐड किए और ये ऐड किया, तो इन तीनों के नीचे 1 1 लिख दूंगी, बाकी जो डिजिट बची वहां पे 0 लिख दूंगी, ठीक है। तो मेरा 13 कितना हो गया, 13 को कैसे लिखा, 1 1 0 1, कितना लिखा, 13 को कैसे लिखा, 1 1 0 1, ठीक है। अब इसमें सोचने, देखो ये तो आप लिख दोगे। अब इसमें ये सोचने वाली बात है कि इसमें मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं। इसमें मैक्सिमम बस यही कर सकते हैं कि हम कितना मैक्सिमम लिख सकते हैं, इसको भी 1 कर दें, इसको भी 1 कर दें, इसको भी 1 कर दें और इसको भी 1 कर दें। 8 + 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, मतलब 15 तक अगर हमें संख्या लिखनी है बाइनरी में तो हम इसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं, उसी तरीके से जो तरीका अभी हमने डिस्कस किया है। लेकिन 15 से अगर बड़ी संख्या लिखनी है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था 8 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 16। तो हम ये वाली डिजिट काम में लेंगे, तो हम 4 डिजिट में नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 5 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। जैसे अभी अगर हमारा आ गया, मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमें लिखना है 30, बाइनरी में हमें 30 लिखना है, बाइनरी में हमें 30 लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे। तो मैंने जो ट्रिक बताई थी उसी ट्रिक से देखें एक बार, देखो मैंने बताया था आपको 1 2 4 8, बट इन 4 से तो हम कितना लिख सकते हैं, 15 तक लिख सकते हैं। तो फिर 8 के आगे 16 आ गया, 16 आ गया, ठीक है। 16 के आगे कौन सा आता है, 32 आता है, तो इसका 32 आता है, इसका मतलब है कि इनको मिला के हम 31 तक लिख सकते हैं, इसीलिए आगे 32 आए। तो हमें 32 की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ 5 डिजिट काम में लेते हैं। कितना लिखना है हमें, 30 लिखना है। 30 पहले हम जोड़ के देख लेते हैं कैसे होता है। देखो 16 को
4 को जोड़ा 20 और 8 और 2 10, 30 हो गए। मीन्स 1 1 1 1 और 0, ये हो गया हमारा 30। तो बाइनरी में 30 आप कैसे लिखोगे? 1 1 1 1 0 किसके इक्वल होगा? 30 के। आप देख लो 16 + 8 + 4 + 2 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो आई थिंक अगर आप लोगों को बाइनरी में कोई भी नंबर आता है तो आप उसको इजीली लिख सकते हो, आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आता है बाइनरी से अगर हमें दशमलव में बदलना है, अगर बाइनरी नंबर है तो बाइनरी को हम दशमलव में बदलना है। वैसे तो देखो आपके पास सिंपल तरीका भी है, जो मैंने बताया उस शॉर्ट ट्रिक से भी आप लोग निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? बाइनरी में नंबर दिया हुआ 1011 101011। आपको बताना है कि ये डेसिमल में कितना है, डेसिमल में कितना है, दशमलव में कितना है। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये उस संख्या की बात कर रहा है जिसको हम 10 अंकों से लिखते हैं। 0 और 1 से लेकर 9 तक 10 अंकों में जिसको लगते हैं उसको हम कौन सी संख्या बोलते हैं? दशमलव नंबर्स बोलते हैं, दशमलव नंबर्स बोलते हैं। तो अगर ये हमारा बाइनरी है तो हमें उसमें चेंज करना है कि ये कितना नंबर है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो, 1 2 4 8, हमें पता है बाइनरी में ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं इसके। 8 और 2 10, 10 और 1 11, 8 और 2 10, 10 और 1 11। तो ये नंबर कितना है? 11। कितना नंबर है? 11। यहाँ पे निकाल के देखो कितना आया डेसिमल में, 11 नंबर आया। तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। मैं बोलती हूँ बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने का इससे अच्छा मेथड, इससे शॉर्ट ट्रिक, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप इसी को याद रखें, वो सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है, यहाँ पे एक और मेथड दिया, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अगर आपको किसी को इस मेथड में ज्यादा इंटरेस्ट हो तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। देखो तो बाइनरी में दिया हुआ है 1011 1011 दिया हुआ है बाइनरी में। बाइनरी में दिया हुआ है, इसका मतलब हम किस में कितने डिजिट काम में लेते हैं? 2। तो इसका मतलब होता है कि इस संख्या का जो आधार है वो हमारा कितना है? 2 है। तो जब भी किसी संख्या को डेसिमल में चेंज करना हो, किसमें? डेसिमल में। अगर आपको डेसिमल में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? हर को उसके जो स्थानीय मान होता है उससे आप गुणा कर दोगे। देखो 1 को जैसे हमने पढ़ा था ना, ये जो 1 होता है जो इकाई वाला है, ये इकाई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे ही है। इकाई जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1101, ये क्या है? इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ऐसे ही है। तो 1 मिनट, फिर देखो जैसे मैंने लिखा 1011, ठीक है, और ये वाला नंबर है, ये 13 नंबर है। हमें पता है कि ये 13 नंबर है, हमें पता है 13 नंबर है, इसलिए मैं इस मेथड से इसको आप डेसिमल में चेंज करके बता रही हूँ कि हमें आंसर चेक करने की कोई जरूरत ना पड़े। 13 को हम कैसे लिखते हैं? 1101। चलो हम इसको डेसिमल में चेंज करके देखते हैं। तो इसका जो आधार होता है वो कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि ये बाइनरी में लिखा हुआ है इसलिए इसका आधार कितना है? 2। तो हम क्या करते हैं, इकाई वाली जो संख्या होती है उसको गुणा करेंगे किससे? 2 की पावर 0 से। फिर जो दहाई, फिर प्लस करेंगे, फिर जो दहाई वाली जो संख्या है, दहाई में क्या है? 0। फिर दहाई वाली संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, फिर दोबारा प्लस, फिर जो सैकड़ा वाली जो संख्या है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से, फिर जो हजार वाली है जो संख्या है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 की पावर 3 से। ठीक है, अब देखो 1 को हमने इससे किया तो ये तो 1 आ गया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा कितना आ गया? 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। तो 8 + 4 12, 12 + 1 13। तो आंसर कितना आया? 13। तो आप चाहो तो ये लंबा वाला मेथड है, पर अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो आप इस तरीके से भी किसी भी बाइनरी नंबर को आप डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से ट्राई करना। बट
आंसर आपका सही होना चाहिए, आंसर गलत मत करना, ठीक है। नेक्स्ट है, ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी नई वीडियो आए वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू।